8 राज्यों की 58 सीटों पर 5.5 घंटे से वोटिंग जारी है। अब तक 26% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इन 58 सीटों पर कई सियासी सूरमाओं की साख दांव पर है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के सामने इस गढ़ को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं निरहुआ। आप बता दें, ये आजमगढ़ की लड़ाई से अलग लड़ाई हरियाणा की भी, जहां रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा पिछली हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर से मेनका गांधी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मनोज, और वहीं अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती, पुरी से संबित पात्रा और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जैसे दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला हो रहा है। छठे फेज में सबसे मुश्किल लड़ाई हरियाणा में है। कांग्रेस को अगर सबसे ज्यादा कहीं से उम्मीद है तो वो हरियाणा ही है, जहां की 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार कांग्रेस को यहां बड़े उलटफेर की उम्मीद है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस की होप इतनी हाई क्यों है? हुड्डा फैमिली की साख क्यों दांव पर है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देते। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर करीब 5.5 घंटे की मतदान के बाद पोलिंग बूथ के बाहर अभी भी लंबी लाइन लगी हुई है। 23% तक वोट डाला जा चुका है। अंबाला में 24% से ज्यादा, तो भिवानी महेंद्रगढ़ में 26% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा हिसार में 24% और करनाल में 24% से ज्यादा मतदान हो चुका है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 28%, रोहतक में 24% वोटिंग हो चुकी है, तो सिरसा में 27% और सोनीपत में 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वहीं दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में 22% और गुरुग्राम में 20% से ज्यादा मत डाले जा चुके हैं। हरियाणा की जिन 10 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उस पर सबकी निगाह जाट बहुल इलाका और रोहतक वाली सीट पर है, जहां से हुड्डा फैमिली की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सीट पर बीजेपी के अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में कांटे का मुकाबला है। पिछले चुनाव में अरविंद शर्मा यहां से हार चुके दीपेंद्र हुड्डा अपने राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाट बहुल रोहतक सीट होने के बाद भी बीजेपी के अरविंद शर्मा ने 19 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को बहुत ही क्लोज मार्जिन में शिकस्त दी थी। इस बार उनकी जीत का मार्जिन 7,503 महज 7,503 का रहा था। लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पूरी ताकत झोंक दी है मैदान में। रोहतक में 6.5 लाख जाट वोटर्स है, जबकि 3 लाख एससी वोटर्स है और 2.25 लाख यादव मतदाता है। वहीं इस सीट पर ब्राह्मण वोटर्स भी करीब 1,30,000 में है। ऐसे में पूरी ताकत दीपेंद्र हुड्डा की इस बात पर कि उनका जो जाट वोटर है वो कहीं भी दाएं बाएं ना हो और बाकी के और वोटर्स उनके खाते में वोट करें। इस बीच रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा दावा किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वो हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे। पिछला चुनाव हारने वाले दीपेंद्र हुड्डा ने कहा इस बार रोहतक से वो जीत दर्ज करेंगे, और सिर्फ वो नहीं बल्कि 10 सीट उनके खाते में होगी। रोहतक से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा सर हैं। सर, आज वोटिंग होनी है, आप कितने आश्वस्त हैं इस बात? पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा सीट से बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सर, जिनके सामने आप खड़े हैं उन्होंने पिछले बार आपको शिकस्त दी है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में 2 गुटों में बटी हुई है। कोई हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है, हरियाणा का मतदाता एकजुट है। लोगों ने हरियाणा में बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग न सिर्फ रोहतक लोकसभा सीट हम बड़े बहुमत से जीतेंगे, मगर हरियाणा की 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। एक और चीज कहा जा रहा है कि मोदी फैक्टर कितना हावी है, क्या आपने स्थानीय मुद्दों को उठाया है? सारे फैक्टर इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई की मार, दुर्दशा, 10 साल की डबल इंजन सरकार पूर्णतः फेल हुई धरातल पे। आज हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया। ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दीपेंद्र हुड्डा क्या अपनी साख बचा पाएंगे? रोहतक के वोटर्स इस बारे में क्या कहते हैं? क्या जीत का आशीर्वाद देते हैं? पोलिंग बूथ पर ईवीएम का बटन दबाकर रोहतक के वोटर्स के मन में उस वक्त क्या था जिस वक्त वो ईवीएम का बटन दबा रहे थे? ग्राउंड रिपोर्ट से आप समझिए।
आज किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप वोट डालेंगे? क्या समस्या ये आपको? बहुत बड़ा पर्व है, ये हमारी डेमोक्रेसी का पर्व है, इसको बचाने के लिए वोट डालेंगे आज। तो 5 साल में क्या कुछ बदला है? आपकी सोच बदली है 5 साल में? इस देश की सोच बदली है, बहुत बड़ी सांप्रदायिकता फैली है, आपस में भाईचारा टूटे हैं। एक आम आदमी की जो आज वोट देने जा रहा है इस रोहतक के इलाके में, वो क्या बातों को ध्यान में रखते हुए आज वोट डाले? बस ये वोट इसी वास्ते डालना है कि भाई इसमें परिवर्तन आ जाए और इसकी पानी की और उसकी तो बड़ी समस्या है। काम नहीं हुआ है। ना कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बीजेपी को टक्कर मिल रही है और सामने हरियाणा के सभी सीटों को बीजेपी के आगे डिफेंड करने की एक चुनौती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 100% की स्ट्राइक रेट के साथ सभी की सभी सीटें जीती भी थी। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 58% तक था और कांग्रेस का वोट परसेंटेज 28% के पास था। इस बार कांग्रेस कह रही है कि वो 10 सीटें जीतने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है और उसमें वो कामयाब भी होगी। यानी इसका मतलब यह है कि 28% से कम 58% तक ये दौड़ लगानी होगी। उधर सोनीपत सीट पर भी दिलचस्प लड़ाई चल रही है। जाट बहुल सोनीपत सीट में कांग्रेस और बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं। आईएनएलडी और जेजेपी ने जाट उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी के मोहन लाल बड़ौली और कांग्रेस की सतपाल ब्रह्मचारी के बीच है। सोनीपत में करीब 6 लाख जाट वोटर्स जीत और हार का फैसला करते हैं। इसके अलावा 2 लाख ब्राह्मण वोटर्स भी बेहद अहम हैं। इधर करनाल से हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में है। 2019 में यहां से बीजेपी ने 6.5 लाख के अंतर से जीत दर्ज की थी। मनोहर लाल खट्टर सुबह से ही हर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। किस तरह से उन्होंने यहां पर फाइट को देखा, समझा, इंडिया टीवी से क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। सर, आप लगातार 1 बाय 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस अभी तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है? जी, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन अभी जैसा हम देख रहे हैं हर बूथ के ऊपर लंबी लाइनें लगी हैं। इसका अर्थ एवरेज से ज्यादा वोट डल रहे हैं और उत्साह है लोगों के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उन वोटर्स के जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो उनकी खुशी है, वो ये इंगित करती है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आप लगातार 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इस बार जो वोट डाला जा रहा है, क्या वो आपके नाम पर डाला जा रहा है या जो केंद्र का विकास है उसके नाम पर वोट जो है वो? देखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो ख्याति है, जो उनका एक सूझबूझ से उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याएं हल की हैं, जनता उसका मूल्यांकन करती है और जनता को मालूम है कि कांग्रेस तो हमेशा डराती रही है। लेकिन सर, लगातार जो विपक्ष है, जैसे आपने कांग्रेस का जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। मैंने कहा, विपक्ष के लोग किसी प्रकार की बात कहेंगे, अपने आप को क्लेम करके ज्यादा बताएंगे, जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता प्रत्यक्ष को देखती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जनता पिछले 10 साल से देख चुकी है कि मोदी जी की वर्किंग कैसी है। मोदी जी के कारण से देश का स्थान दुनिया में कैसे ऊंचा उठा हुआ है। मोदी जी के कारण देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। इंडी गठबंधन को कैसे देखते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो दोनों मिलकर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में भी कोई प्रभाव नहीं है। कहीं एक जगह मिलकर लड़ते हैं, दूसरी जगह लड़ाइयां लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो हमारा तो ये मानना है कि यहाँ कोई भी आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, कोई उनका स्थान नहीं है। कुरुक्षेत्र की सीट हमारे नवीन जिंदल भारी मतों से जीत रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। सबकी नजर आजमगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर के हाई प्रोफाइल सीट पर है। 5.5 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 29% से ज्यादा मतदान हो चुका है। आजमगढ़ में 30%, जौनपुर में 29%, इलाहाबाद में 26%, सुल्तानपुर में 30% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की यह वोट रिपोर्ट आपके सामने। सबसे बेहतर अंबेडकर नगर, जहां पर 32% मतदान हुआ। बस्ती में भी 32% मतदान हुआ। भदोई की बात करें, जहां 28% मतदान हो चुका है। डुमरियागंज में 30%, जौनपुर में 29%, लालगंज में 31%, तो मछली शहर में 30%। इसके अलावा फूलपुर 25% वोटिंग हो चुकी है। प्रतापगढ़ में 29%, संत कबीर नगर में 30%। ये वो सीट जहां पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। और आजमगढ़ वो इलाका जहां से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। पिछली बार चुनाव हार गए थे, एक बार फिर से यादव परिवार के ही चेहरे पर उम्मीद जताई तो जा रही है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें यहां से टिकट दिया है।
अब निरहुआ यहां से फिर से जीत दर्ज कर पाते हैं या धर्मेंद्र यादव अपनी खोई हुई सत्ता वापस हासिल कर पाते हैं, प्रतिष्ठा यहां भी दांव पर है। ऐसी एक सीट है उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट, जहां पर वोटिंग जारी है। ये अतीक अहमद का इलाका माना जाता है। 2004 में ये सीट अतीक अहमद ने जीती थी। किन मुद्दों पर यहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं, क्या अभी भी अतीक फैक्टर यहाँ मैटर करता है? आप सीधा सुनिए जनता से। इस वक्त हम फूलपुर लोकसभा सीट पर मौजूद है और ये जो इलाका है जहां पर हम हैं, चकिया कसारी मसारी इलाके में हम मौजूद है फूलपुर लोकसभा के। हालांकि ये इलाहाबाद शहर में या प्रयागराज शहर में ये पड़ता है और आपको याद होगा कि अतीक अहमद का इलाका है। अतीक अहमद की पिछले साल हत्या कर दी गई थी। यहाँ के लोग इस चुनाव में किस तरह से दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, इन तमाम चीजों को लेकर लोगों से बात करते हैं। तो क्या आप लोगों के लिए इश्यूज है, क्या चाहती है कि सरकार जो बने किस तरह के काम करे, क्या मुद्दे आप लोगों के लिए? जी मैं चाहती हूँ सरकार जो है आपकी मतलब जो लास्ट टाइम हुआ है उससे और आगे बढ़ के आए और हर चीज में एजुकेशन फैसिलिटीज में हर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ। औरतों को परेशानी, रसोई के लिए गैस कितनी सिलेंडर महंगी, सारी चीज तो महंगी है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि वो हर चीज थोड़ा सा सस्ता करे, जिससे महिलाओं को भी राहत हो, पब्लिक को भी राहत हो। नेता अच्छा लगता हो? हमें सबसे अच्छा नेता लगता है अखिलेश। कुछ काम किया पिछली सरकारों ने आपको लगता है? या काम तो काफी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थोड़ी देर पहले फूलपुर में वोटिंग करने के लिए पहुंचे। इंडिया टीवी से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस चरण की सभी 14 सीटों समेत 80 में से 80 के स्ट्राइक रेट से बीजेपी बढ़ रही है। केशव सर, कितना कॉन्फिडेंस है 6 चरणों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आप? 6वां चरण चल रहा है और 14 की 14 सीटें हम लोग जीत रहे हैं और 80 की 80 यूपी की जीतेंगे। 400 पार देश में करेंगे। अखिलेश कहते हैं 400 पार नहीं 400 हार, इस तरह की टिप्पणियां बीजेपी को। अखिलेश जी हार का चौका लगा चुके हैं। 2014, 17, 19, 22 हार चुके हैं और 5वीं बार हारने जा रहे हैं। तो बीजेपी कॉन्फिडेंस है? कितनी सीटें आप? आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। आइए यहाँ मतदान केंद्र से बाहर। ऐसी जो सीटें हैं पूर्वांचल की, आजमगढ़ या ये तमाम, इनको लेकर के? आजमगढ़ में भाजपा के सांसद हैं, वहाँ श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, और हम उसको रिपीट करने जा रहे हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की साख दांव पर है। चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में है। भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश यादव निरहुआ उन्हें चुनौती दे रहे हैं। 2022 के उपचुनाव में मुलायम परिवार से ये सीट छिन गई थी। धर्मेंद्र यादव यहां हार गए थे। इस बार किन तैयारियों के साथ धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं आजमगढ़? बहुत शानदार, बहुत ऐतिहासिक माहौल है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और पूरे हमारे इंडिया अलायंस को व्यापक समर्थन पूरे देश में मिल रहा है। और जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आह्वान करके गए हैं आजमगढ़ के लोगों के बीच, और उम्मीद लगा के गए हैं कि आजमगढ़ के लोग और बड़ी जीत दिलाएंगे। जैसे 2022 का बाई इलेक्शन भी हमने देखा और उसमें आप हार गए निरहुआ से, तो अब चुनाव 24 में हो रहा है, तो कैसे नतीजे बदले? गुजर गया समय। आपने उस दिन की हार की बात की, आज नई वोटिंग हो रही है दूसरे चुनाव की और 4 तारीख को परिणाम भी होगा। और मैं समझता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं चुनाव आ रहा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, और मैं हिम्मत नहीं आ रहा। इस बात का मुझे कहीं ना कहीं आजमगढ़ के लोग अपना समर्थन भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। 2022 बाई इलेक्शन में बीजेपी ने आजमगढ़ का किला फतेह कर लिया था। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने 15 महीने के काम पर धर्मेंद्र यादव को फिर से हराने का दावा कर रहे हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद निरहुआ हमारे साथ हैं। ये चुनाव है, बाई इलेक्शन के बाद अब फिर चुनाव मैदान में है। क्या मुद्दे आपके? एक ही मुद्दा है कि जो सामने हमारे लड़ने आए हैं वो जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। वो आजमगढ़ रहते नहीं, आजमगढ़ के लिए काम करते नहीं। और आजमगढ़ में 1.5 साल में हम लोग रह के पूरे आजमगढ़ को चमकाए हैं। बस यही मुद्दा है। हमने यहाँ पे नई रेलवे लाइन पास करवा दिया, हम यहाँ रिंग रोड बना रहे हैं, हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना रहे हैं, हम आजमगढ़ की सारी सड़कें जिनको उन्होंने गड्ढा बनाया था वो सब चमका दिए। यही मुद्दा है कि भाई आजमगढ़ रह के काम करने वाला चाहिए। इधर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वोटिंग के दौरान वो पोलिंग बूथ पर पहुंचकर जायजा ले रही हैं।
मेनका गांधी लोकल और डेवलपमेंट के मुद्दे पर जीत का दावा कर रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी हैं। मैम, सबसे पहले मतदाताओं से क्या अपील करेंगी, क्योंकि पिछले चरणों में देखा गया है वोट कम पड़ा है। हाँ, जाकर के वोट दे दें, यही तो अपील है। सुल्तानपुर में अपनी जीत के प्रति मैम कितना आश्वस्त हैं? कंपटीशन है ना बेटे, देखेंगे क्या होता है शाम तक। कौन कौन से मुद्दे हैं मैम जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि सुल्तानपुर में जनता आपको वोट करेगी? लोकल मुद्दे, काम पर। कोई चुनौती है मैम आपके लिए यहाँ पे? हर इलेक्शन में होता है ना बेटे, इसीलिए तो इलेक्शन बोलते हैं। सोनू सिंह, मोनू सिंह समाजवादी पार्टी में इस बार आए हैं, अपनी जीत के प्रति कॉन्फिडेंट है मेनका गांधी जी, और उनका कहना है कि जिस तरीके से इस बार मतदान चल रहा है, हर चुनाव कहीं ना कहीं टफ होता है, लेकिन वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। लोकल मुद्दों के आधार पर उनका कहना है कि सुल्तानपुर में वोट पड़ रहा है और जीत उनकी होगी। इसको लेकर के वो पूरे मतदान केंद्रों पर जा रही हैं। सुल्तानपुर में मेनका गांधी की किस्मत दांव पर है। यहाँ पोलिंग बूथ पर वोटर्स की भारी भीड़ है। लोकल या नेशनल कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी हैं? किसान यूथ किस आधार पर वोट कर रहा है? मेनका गांधी तो कह रही हैं कि लोकल मुद्दों पर वोट पड़ रहा है, लेकिन आम जनता क्या कह रही है, देखिए जरा। कुड़वार जो ब्लॉक पड़ता है सुल्तानपुर का इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, वहां से आप देखिए कि जो लोग हैं वो इस समय वोट करके बाहर निकल रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ पर लेकर के आया जा रहा है वोट डलवाने के लिए। और देखिए बाबा भी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सुरेश दत्त पाठक। वोट डाल दिया आपने? क्या करते हैं दादा आप? हम रिटायर्ड है, लेक्चरर है इंटर करके 25 साल रिटायर हो गया। क्या लगता है सुल्तानपुर में किन मुद्दों के आधार पर वोट पड़ रहा है? सुल्तानपुर तो मोदी को वोट पड़ रहा है, सब धुआंधार और कोई है ही नहीं। काम हुआ है सुल्तानपुर में? हुआ है, किया है मेनका गांधी ने। मोदी जी, योगी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है या फिर लोकल मुद्दे भी सुल्तानपुर में है दादा? लोकल पर कोई नहीं थे, मेन पर है। आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं सुल्तानपुर के जिसके बेसिस पे आप लोग वोट करने पहुंचे हैं? ये लोकल मुद्दा अच्छा है, मेनका गांधी जी ने अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग वोट डालने आए हैं। ये बताइए कि सुल्तानपुर के मुद्दे क्या हैं जिसके बेसिस पे आप लोग वोट कर रहे हैं? सुल्तानपुर के मुद्दे हैं विकास। पहले तो विकास हुआ है, यहाँ सड़कें बनी हैं और जो है मूलभूत जो ढांचा तैयार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जो पहले बिजली अच्छी हुई है, यही सब मुद्दे हैं। पिछले 5 साल में 10 साल में विकास हुआ है सुल्तानपुर का कि नहीं? विकास हमारे समय तो बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, क्योंकि रोजगार जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। युवा जो है उधर बिहार की 8 सीटों पर भी मतदान जारी है। अब तक 24% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। शिवहर में 29% से ज्यादा वोट पड़े हैं। वैशाली में 30% से ज्यादा वोटिंग, सिवान में 25%। शिवहर लोकसभा सीट पर बाहुबली आनंद मोहन की प्रतिष्ठा दांव पर है। जेडीयू के टिकट से उनकी पत्नी लवली आनंद मैदान में है। 2009 में ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही। इस बार जेडीयू की लवली आनंद चुनाव यहां से लड़ रही है। क्या चैलेंज है? जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद? सुनिए। मौजूद है आनंद मोहन सिंह जी। सर, आप यहाँ से सांसद रहे हैं 2 बार, किस तरीके से इस बार चुनाव को देखते हैं? फर्स्ट क्लास चुनाव है, कंफर्टेबल पोजीशन में हम लोग जीत रहे हैं। अगर हम लोग का कहीं कोई चुनौती रहता तो आपको ये इंटरव्यू देने के लिए खड़े नहीं मिलते हम। तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवहर को विकसित। पिताजी के राज में क्यों नहीं रोजगार दिए? काका जी के राज में रोजगार की जो मुख्यमंत्री की उपलब्धि है उसको अपने खाते में डाल लें, तो पिताजी के राज में क्यों नहीं नौकरी मिली? और जो रेलवे में भी नौकरी मिली तो ये बदनामी किसके सर है कि नौकरी के बदले जमीन लिखाने का जो मुकदमा आज चल रहा है, किस पर चल रहा है? जीत को लेकर कितना आशान्वित है? बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं